थैंक यू, थैंक यू। छोटा सा शेर है, मैंने खुद से आपके लिए लिखा है जी। बहुत बार गिरा हूँ लहू के स्याही से, मेहनत के कलम से लिखा हूँ ये कहानी, और लोग कहते हैं कि ये किस्मत का खेल है। स्पेशल फॉर यू। थैंक यू। दो तीन बातें हमारे जहन में आई है ये सर, क्योंकि आप उस लायक हैं, और बहुत खुशी की बात है आपने इतनी बड़ी मुकाम को बहुत खामोशी से अचीव किया है। जैसे एक कमरे में खामोशी से लवासना के शोर से गूंज गया कि जिस वक्त रिजल्ट आपने देखा था तो कौन देखा था? अच्छा, तो जब रिजल्ट आया तो मैंने तो नहीं देखा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। जी। तो मैं नमाज पढ़ के आया ही था, फ्राइडे का दिन था। मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया, उसने मुझे बताया कि मेरा हो गया। तो मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा है। फिर उसने कहा कि नहीं, ये तेरी रैंक है, चेक कर। मैंने चेक किया तो मेरा जब आया रिजल्ट था, एक सरियल फीलिंग थी। ऐसे अभी भी मेरे 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब हो। तो मैं सीधा मेरी मदर थी घर पे, मैं उनके पास गया और मैंने उनके पैर पकड़ लिए, उन्हें बोला कि हो गया मेरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आपने। खुद से रिजल्ट ना देखे मगर बाद में और एक मैसेज आपने दिया है। माँ की कदमों को चूमना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत। पूरी दुनिया में हर लोग ये सपना भी देखते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। चलिए नेक्स्ट आपसे ये बात करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी का रिजल्ट सिर्फ एक पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ में नाम आना नहीं है, ये माँ बाप की आंखों का सपना होता है जो अपने बच्चे को साहब ऑफिसर बनते देखना चाहते थे। आज ये बच्चे ने पूरा करते हुए दिखाया है। जब आपने अपना रैंक देखा, एकदम कन्फर्म हो गए, तो फिर खुद का कैसा महसूस हुआ है वो जरा बच्चे को बताएं। जब, क्योंकि मेरा जैसे नाम है शादाब, तो सिर्फ एक ही था जिसने मेंस लिखा था। तो मैंने जब देखी अपनी रैंक के, मेरी 415 रैंक आई, मैंने अपना नाम देखा। पहले तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, ऐसे सब सरियल इतना ओवरवेलमिंग लगा। रिस्पांस कॉल पे कॉल आने लगे, बहुत सारे लोगों के कॉल आए, मैसेज आए, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया, आंसर नहीं कर पाया। बट फिर जैसे जैसे सिंक इन हुआ तो फिर ये लगा कि हाँ, ये जो रैंक है सिर्फ एक रैंक नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आगे जाकर ये तो हो गया, पढ़ाई वाला फेज पूरा हो गया, मगर अब आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें देश के लिए काम करना है, आगे बढ़ना है। तो ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी बड़ी एक जिम्मेदारी है जो मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट 35 ईयर्स मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। जब उस वक्त घर का माहौल, आपने रिजल्ट देखा, कंफर्म हो गया, तो माहौल को आपने कैसा फील किया, एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने बताया कि मैं सीधा अपनी मदर के पास चला गया। उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया कि ऐसे रिजल्ट आ गया है और मेरा हो गया सिलेक्शन। तो पापा आए और फिर एकदम से वो होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन था इस एग्ज़ाम को लेकर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, टेंशन थी, क्योंकि इतने साल, इतना सारा एफर्ट्स, और कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रोसेस में। तो ऐसा मुझे लगा जैसे कि एक बहुत बड़ा वेट जो है मेरे कंधों पे से उठ गया हो। आई फील वेरी रिलीव्ड कि जब ये रिजल्ट आया। तो उसके बाद बाकी जब सब खुश थे तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मुझे अपना पूरा स्ट्रगल याद आया कि मैंने कितने साल रातों को जाग कर मैंने गुजारे हैं। कभी मैंने कई दफ़ा हुआ कि मैं किसी की शादी में नहीं जा पाया। मैं यहाँ पे मोहल्ले में लोग मुझे नहीं जानते होंगे, 95% लोग मुझे जानते नहीं होंगे। तो फिर मुझे लगा कि वो सब वर्थ इट था, क्योंकि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, फाइनली मुझे एक बहुत फाइनली खुशी जो होती है वो महसूस हुई। एक और बहुत बड़ा सवाल है, तो सिंपल बट बहुत गहराई वाली। लोग आज हार पहना रहे हैं आपको, खुशी खुशी मिलने आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा था जब पड़ोसी पूछते थे, बेटा और कब तक तैयारी, कब तक पढ़ता रहेगा? ऐसा सुनने मिला था कभी आपको? अक्सर तो मतलब, क्योंकि मैं मोहल्ले में, मुझे यहाँ पर मैं ज़्यादा निकलता नहीं था। या तो मैं जामिया जाता था, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आरसी है, वहाँ से मैं तैयारी कर रहा था। तो या तो वहाँ पर मुझे लोग मिल जाते थे। पर यहाँ पर जो मेरे लोग थे मोहल्ले में, वो मुझसे तो नहीं मगर मेरे पेरेंट्स से पूछते थे कि वो क्या कर रहा है, बेटा आपका क्या कर रहा है, नज़र नहीं आता इतने टाइम से। तो मैंने कहा ही था सबसे कि आप जब तक हो ना जाए, आप मतलब किसी को कहिए ना। तो वो यही कहते थे कि अभी मास्टर्स कर रहा है, अभी कुछ पढ़ रहा है। तो वो तो है कि लास्ट में ऐसे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, बट मुझे लगता है एग्जाम एक फिल्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सच में आपके साथ खड़ा है, और फिर बाकी बाद में तो सब मुबारकबाद देते ही हैं। जी, वो तो देते हैं, बट ये वक्त तो आता ही रहता होगा जब तक आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के रिजल्ट के पहले। पूरे टाइम आता रहता है। आप बताइए कि कैसे ईद, दिवाली और आपके दोस्त
पार्टी कर रहे होते, उस वक्त आप अपने कमरे में बंद होकर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को पलट रहे हैं या पढ़ रहे होते, तो कैसा फील करते थे उस वक्त? पहले तो मुझे लगता था, जैसे स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि चलो बस एक रमज़ान और, अगले रमज़ान में हो सकता है शायद मैं खुशी के साथ ईद मना रहा हूँ, जब मैं इस एग्ज़ाम की जर्नी में था। बट फिर धीरे धीरे जब हुआ ऐसा, तो फिर मुझे आदत ही पड़ गई कि हर ईद पर मैं नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ के आकर कुछ लोगों से मिला, अपने दोस्तों से थोड़ा मिल लिया और उसके बाद पढ़ने बैठ गया। पर इस बार मैं यही चाह रहा था, मेरी दुआ भी ये थी रमज़ान में रिजल्ट आया कि अल्लाह इतना वक्त हो गया और मैं जो है हर बार कभी भी मैं ईद ढंग से नहीं मना पा रहा हूँ, तो इस बार मैं ईद अच्छे से मनाना चाहता हूँ, और वही रमज़ान में रिजल्ट आया और फाइनली हो गया मेरा सिलेक्शन। एक चीज बहुत बड़ा मैसेज मिला है मुझे यहाँ पर से, बच्चों देखते रहिएगा, जो भी लोग कंपटीशन यूपीएससी की कर रहे हैं, अदर एनी कंपटीशन, इसमें एक बहुत बड़ी चीजें इन्होंने बोली है, आप ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हैं यहाँ तक, तो बस एक ईद और कर लेते हैं, ये छोटा टारगेट बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, भले ही आपको पीछे का बाद में याद आता है, बट हमेशा याद रखना कि बस इस दिन एक दिन और कर लो, है ना। क्या कभी ऐसा लगा था कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, जिंदगी कुछ गलत करवाना चाहती है क्या? ऐसा कभी फील किया था क्या? सच ऑनेस्टली अगर बोलूं तो हर वक्त लगता रहता है कि जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आपको लगता है, आप क्वेश्चन करते हो अपने डिसीजन को कि कई बार जब आप अपने दोस्तों को देखते हो जो कॉर्पोरेट में चले गए या किसी और फील्ड में चले गए, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हो, मगर वहीं पर ही आपको रुकना है, वहीं पर ही आपको कंसिस्टेंट रहना है, उन थॉट्स को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कि अगर आपने किसी चीज़ को डिसाइड किया है और आपने उसके लिए पूरी जान लगा के तैयारी की है, इफ़ यू हैव बीन ट्रू टू योरसेल्फ, देन डेफिनेटली रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं। तो वो तो सेल्फ डाउट तो सबको आता रहता है, ह्यूमन नेचर है, बट उनसे ऊपर उठकर फिर आपको आगे बढ़ना है, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। फिर से इसको रिपीट हम करना चाह रहे हैं, एक सवाल की तरह, हर उन बच्चों के लिए और हर उन गार्जियन के लिए, क्या ये जिंदगी हमसे कुछ गलत करवाना चाहती है? जिंदगी गलत करवाना चाहती है, मुझे लगता है कि हमने जिंदगी देखी नहीं है। अगर हमने एक वेल थॉट डिसीजन लिया है और इफ़ वी हैव बीन ट्रू टू आवरसेल्व्स, अपनी तैयारी के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ, तो डेफिनेटली जिंदगी में अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो सेल्फ डाउट तो सबको आते हैं, सबको लगता है कि शायद हम पीछे छूटते जा रहे हैं या हमसे कुछ गलत हो रहा है, मगर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। कई बार मन क्या होगा छोड़ देते हैं, ये जर्नी, ये एग्जाम और कुछ और एग्जाम की तैयारी करते हैं या कुछ और कर ले, ऐसा कभी फील हुआ है? बिल्कुल, कई बार होता है, जैसे मैंने कहा कि वो सेल्फ डाउट आते हैं, मगर इस टाइम पे आपका जो पीयर ग्रुप है और आपकी जो फैमिली है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जैसे अगर मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं देने वाला था। मैं सोच रहा था कि मैं 26 में दूंगा, अगले साल अटेम्प्ट दूंगा, एक साल और ढंग से तैयारी करता हूं। मगर जहां पर जो जामिया में मेरे साथ मेरे पीयर्स थे, मेरे दोस्त थे, जिन्होंने मुझे तैयारी करते हुए देखा था और मेरी तैयारी को जानते थे, उन्होंने मुझे पुश किया टू टेक दिस अटेम्प्ट, कि नहीं, यू हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट, अगर तुमने ये अटेम्प्ट दिया तो तुम्हारा हो जाएगा। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम है, फिर एट द सेम टाइम मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर वक्त पुश किया, सपोर्ट किया कि ठीक है, तो जो तुम्हें लगता है तुम अच्छा कर सकते हो तो करो। तो वो तो लगता ही है कि हाँ, छोड़ दूं, चला जाऊं आगे, मगर ये जर्नी ही ऐसी है कि एक बार जो इसमें आ गया, उसने तैयारी शुरू कर दी, तो फिर छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और मैसेज बहुत बड़ी मिला है दोस्तों, इन्होंने जैसा अभी कहा है कि इस बार नहीं अगले बार, है ना, ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन को लग रहा है अभी। मतलब बात यह है कि बहुत सब्जेक्टिव है इस चीज़ को लेकर, लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी तैयारी के हिसाब से, कि उनको अब फॉरेन अटेम्प्ट देना है या एक साल अच्छे से तैयारी करके देना है। तो मगर जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ रहा था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो वो भी जानते थे कि मेरी तैयारी कैसी है, मैं कहाँ पर सही कर रहा हूँ, कहाँ पर गलत कर रहा हूँ, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन राइज हो गया कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको हमेशा लगता है कि हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? वो तो लगता रहेगा, हर टाइम लगता रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी पूरी नहीं है। मगर वही जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाते हो या मेंस के आप आंसर राइटिंग करते हो, तो तब आपको पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हो, क्या कितना आपको आता है। तो वो तो फोमो तो सबको ही रहेगा कि कोई क्या पढ़ रहा है, कोई कितना जानता है। मगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, करंट अफेयर्स के आप टच में हो और आपने PYQs लगाए हैं, मॉक लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि यू आर गुड टू गो। फिर वो क्या चीज थी जो आपको
हर रोज सुबह या शाम पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं? इनिशियली तो जैसे ये यूपीएससी की जर्नी में आना खुद मेरा ही एक ख्वाब था, मेरा ही डिसीजन था। तो मैंने एक कन्वेंशनल वे चूज नहीं किया कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊं। इंजीनियरिंग की है, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाऊंगा, मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो मेरे लिए कि ये मेरा खुद का डिसीजन है इसमें आना, जर्नी में आना, तो अब मुझे इसमें से कुछ फ्रूटफुल लेना है। यही मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैंने एक अनकन्वेंशनल डायरेक्शन में मैं गया हूँ जिंदगी में, और मैंने बहुत हार्ड वर्क पुट इन किया है, तो मुझे कुछ इसमें से लेना है। तो इसने ही मुझे पुश किया सुबह शाम पढ़ाई करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? अब नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट की तरफ से आएगी तो उसको अच्छी तरीके से, पहले मैं जाऊंगा फाउंडेशन कोर्स में, अच्छी तरीके से सीखूंगा, सब चीज़ें जानूंगा, और उसके बाद उस ड्यूटी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या रैंक था सर आपका? 415। कई इंटरव्यू मैंने देखा है, कई लोगों से बात हुई है, तो जैसे रैंक आया फिर बोलता है हम एक रैंक लाएंगे। ऐसा तो कहीं सोच नहीं रहे मन में, ऐसा है क्या? एक अटेम्प्ट तो है अभी है। जो यूपीएससी के रूल्स के हिसाब से, तो देखते हैं। इंशाल्लाह हम लोगों की टीम और हमसे दुआ रहेगी कि आप एक नंबर नेक्स्ट ईयर कमिंग जो दे रहे हैं वो लाएं। बताइए कैसे आपकी उन सब बच्चों जो स्टूडेंट्स है अलग स्ट्रैटेजी बनाते थे, हर दिन बनाना पड़ता होगा? जी, तो मतलब मैं हर दिन की स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाता था, मगर मैं कुछ माइक्रो गोल्स बनाता था जो मैं वीक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेता था कि अगर इस वीक में मुझे ये सारी चीजें कवर करनी है, कि जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के मुझे 10 चैप्टर फर्ज करें कि मुझे ये 2 दिन में 10 चैप्टर पढ़ने लक्ष्मीकांत के, या मुझे पूरी लक्ष्मीकांत एक हफ्ते में रिवाइज करनी है। तो उसमें अगर किसी दिन कम ज्यादा भी अगर पढ़ाई हो गई तो मेरा एम ये रहता था कि मैं एक हफ्ते के अंदर उस गोल को अकम्प्लिश कर लूं। इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजाइज करता था। फिर जो स्ट्रैटेजी थी वो पेपर अटेम्प्ट करने की, हर एक फेज के लिए, जैसे प्रीलिम्स के जो 2 पेपर हैं तो उनके लिए मैंने अलग स्ट्रैटेजी बनाई, हर एक पेपर के लिए। मेंस के लिए मैंने सारे पेपर्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई, इंटरव्यू के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई। तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरा एग्जाम है वो स्ट्रैटेजी का एग्जाम है। लास्ट में मुझे लगता है यूपीएससी आपकी नॉलेज तो चेक कर रही है, इंटेलेक्ट भी चेक कर रही है, मगर वो ये भी चेक कर रही है कि आप स्ट्रैटेजाइज कैसे करते हैं चीजों को, क्योंकि जब आपको फील्ड पे काम करना है तो आपको स्ट्रैटेजी बना के काम करनी पड़ेगी। तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप चीजों को केटर कर सको, प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। रैंडम सिचुएशन कैसे हैंडल करना। एग्जैक्टली। इतने दिन की जर्नी के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर अब आपसे बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। अब उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्रिएटिव एनालिसिस के तौर पर क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहा है? मुझे लगता है कि अगर ये सबसे पहली बात तो जो मुझे मतलब एक मैसेज अगर मैं दूं वो यही है कि मैं इस एग्जाम को ओवर ग्लोरीफाई हमें नहीं करना है। इस पूरी अपनी इतनी पूरी जर्नी के बाद और पूरी एनालिसिस करके, लोगों को देखकर, मिलकर, मुझे लगता है कि इस पूरी जर्नी को ओवर ग्लोरीफाई नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से काफी नुकसान लोगों का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। वो 2 इंटरव्यू देखकर आ जाते हैं तैयारी करने के लिए, और फिर उसके बाद अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टेबल नहीं है और कुछ सिचुएशन है, क्योंकि जर्नी लंबी है, आपको एग्जाम को समझने में ही टाइम लग जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि मुझे 2 अटेम्प्ट तो एग्जाम को समझने में ही लग गए कि एग्जाम क्या है, इसकी डिमांड क्या है। और तो पहले आप एक अच्छे से एनालिसिस करिए, एक वेल थॉट डिसीजन, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए इस एग्जाम में आने के लिए, और उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप रुक जाइए, कंसिस्टेंट रहिए। 3 साल तो आपको, मुझे लगता है मिनिमम 2-3 साल तो आपको देने पड़ेंगे, तभी जो है आपकी अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि 2 साल की तो तैयारी ही होगी एग्जाम को समझने में, अच्छे से होलिस्टिकली कमांड रखने में, और फिर 1 साल का खुद का एग्जाम भी। एक इसी से रिलेटेड जो नए बच्चे हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हमें तैयारी करना है, यूपीएससी का एक बड़ा सा सपना देख रहे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या चीज आप मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए? पहले तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आप एग्जाम को अच्छे से पहले समझ लीजिए। मोस्टली अगर आपने तैयारी करने का सोचा है, स्टैटिक बुक और स्टैंडर्ड बुक्स पे जाने से पहले आप पहले 2-3 महीने लगा के एग्जाम को समझिए कि एग्जाम की एग्जैक्ट डिमांड क्या है, हर स्टेज की डिमांड क्या है। अगर आप वो करोगे तो हाफ ऑफ योर वर्क विल बी डन देयर। अगर आपने समझ लिया कि प्रीलिम्स चाहता क्या है, क्या देखना चाहता है, सीसैट अगर है तो सीसैट में आपको क्या करना है, मेंस में क्या करना है, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए, बुक्स वगैरह पढ़िए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और एक मेंटर के साथ जरूर जुड़े रहिए। इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता, तो हम सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं, प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर मेंस पढ़ते रहते हैं, तो वो चीजें हो नहीं पाती हमारी। तो इसलिए आप एक मेंटर के साथ रहिए, एग्जाम को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आप जो है इसकी तैयारी में आइए, तो उससे आपका बहुत टाइम बचेगा और जल्दी भी आपका एग्जाम। एक लाइन में और छोटा सा आप कंप्लीट करेंगे? जी ठीक है। जी जी बिल्कुल। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क? मुझे लगता है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। बहुत। चलिए थोड़ा माहौल बदलते हैं, बहुत इमोशनल और हार्ड वर्क की बातें हो रही थी,
और सर को देख ही रहे हैं, रैपिड फायर चलेगा। बट एक लाइन है जो अक्सर बोला जाता है कि यूपीएससी टॉपर मतलब सीरियस इंसान। क्या सच है? नहीं, ह्यूमर तो मुझे लगता है कि इंसान को बहुत लाइटली रखता है, बहुत बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक एंजॉय का जर्नी है। रैपिड फायर में चलते हैं, 2-3 छोटी छोटी सवालें कर लेते हैं। खुश हैं इंटरव्यू से? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था? मुझे लगता है कि शायद मैं कहूँगा इकोनॉमी। पढ़ाई के बीच में कौन सी मूवी या सीरीज या कुछ वगैरह? मैं देखता था, जैसे मेंस के टाइम में मैं मूवी देखने चला जाता था, कोई भी मूवी आती थी मैं देखने चला जाता था जब मेंस का एग्जाम चल रहा था। तो क्योंकि पूरे टाइम में इतना पढ़ना तो इतना ओवरवेल्म हो गया था कि मैं मूवी देखने चला जाता था, और मूवी में देखकर भी मैं एग्जाम का ही सोच रहा होता था मगर अच्छा। फिर भी मैं मूवी देखने जाता था। एक दिन में कितना कप चाय या कॉफी? बहुत हो जाती है, बहुत हो जाती है। अब जिनको चाय बनाने वाला हॉस्टल में लड़का रहता तब क्या करेगा? अब जैसे मैं तो जामिया के आरसीए में हूँ, तो वहां पर तो कैंटीन है, तो वहां चला जाता था मैं चाय पीने अपने दोस्तों के साथ 1-2 बार दिन में। आपको सबसे ज्यादा चीज मोटिवेट क्या करती थी? सबसे ज्यादा जो मुझे मोटिवेट ये करता था कि मैंने एक डिसीजन लिया था, अपने लिए डिसीजन लिया था जो किसी ने मेरे ऊपर इम्पोज नहीं किया था। और मेरी फैमिली ने हमेशा मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट किया है किसी भी मेरे एजुकेशनल डिसीजन को लेके। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स यही था कि अगर मैंने एक डिसीजन लिया है और मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है तो आई वांट टू मेक द बेस्ट आउट। तो यही मुझे ड्राइव करता रहा। इससे एक और छोटा सा सवाल क्रिएट हो, जब बच्चा डिसीजन लेता है कि हमें ये करना है और फिर पेरेंट्स क्या करते, नहीं ये करो वो करो, तो इस दुविधा को कैसे सुधारा जाए? या ठीक जो भी लोग देख रहे हैं इसे ध्यान से देखिए। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फैमिली का सपोर्ट। क्योंकि अगर जैसे मेरी जर्नी खुद 4 साल की है, तो अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं सस्टेन नहीं करता। और क्योंकि सिर्फ आपको फाइनेंशियली नहीं बट आपको इमोशनली भी जो है वो अपनी फैमिली के ऊपर आप रिलाई करते हो, तो उनका सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जरा अफसर वाली स्माइल दे दीजिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। ये स्माइल जाएगी आपके ट्रेनिंग में भी, शायद इतिहास रच दे। कोशिश करेंगे। इतने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखा है दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये रास्ता और ये दास्तान बहुत कठिन है बट नामुमकिन नहीं है। जब आपका रैंक नहीं आता है और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक लाइन में क्या बोलेंगे? हर कोई जो भी इस जर्नी में है वो फेस करता है इस प्रॉब्लम को कि जब रैंक नहीं आती है, मगर तभी आपको उठना है दोबारा और आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे पिछली बार मेरा मेंस नहीं हुआ था, जब मेरा मेंस नहीं हुआ मुझे लगा कि मैं तो अभी कभी नहीं निकल पाऊंगा, इससे बाहर हो ही नहीं पाएगा मेरा तो कभी। मगर फिर मैंने गिव अप नहीं किया, अपनी कमियों को ढूंढा, फाइंड किया, लूप होल्स को देखा और अपने काम किया और फाइनली जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है वो जब आपका कुछ नहीं हो रहा होता, रैंक नहीं आ रही होती, बट तभी आपको कंसिस्टेंट रहना है। एट दैट पॉइंट यू डोंट हैव टू गिव अप, बट इफ यू स्टे पुट डेफिनेटली यू विल सी द लाइट। दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव। एक लाइन मुझे क्रिएट हो गया मन में कि हार तो होती है जिंदगी में, रोना भी आता है, इसका कोई निगेटिव स्टेप नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल रोइए, खूब रोइए, पूरा दिन रो लीजिए एक दिन। मतलब मुझे लगता है कि इस पूरी जर्नी में आप 100 बार गिरेंगे मगर आपको 101 बार उठना है। तो वो जो एक बार आप उठेंगे, 101 बार उठेंगे तो तब आप कामयाब हो जाएंगे। हार मत मानना, क्योंकि जिस दिन आपका नाम इस लिस्ट में आएगा उस दिन माँ बाप की, जो कई बार आप बता चुके हैं, एक लास्ट में बता दीजिए कि हार नहीं मानना है बच्चे, इसका सेंटेंस पूरा कर दीजिए। मतलब आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको लग रहा है कि अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं बट यू थिंक दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप अपनी गलतियों से सीखिए, कमियों से सीखिए और आप आगे बढ़िए और हार नहीं माननी। दोस्तों ये टॉपर की कहानी थी जो आप सुन रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है, तो तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सुनोल सर। 1-2 लाइन आप बोलिए। बैठिए सर। आपकी तारीफ जितना किया जाए कम है। गार्जियन जो बहुत मुस्कुराते हुए अपने बच्चे की हार को हारने नहीं दिया। अगले पेरेंट्स से जो देख रहे हैं इनसे सुनिए और सीखिए क्या बोल रहे हैं। जर्नी बहुत टफ थी इसकी
मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि मैं इसको कर लूँगा। शुरू से पढ़ाई में अच्छा तो था ही है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, तो हमें भी इसकी पढ़ाई को लेकर, इसकी काबिलियत को लेकर डाउट रहा नहीं कभी। फिर जब इसने डिसीजन लिया, मैं तो एक्चुअली जब ये इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैं सोचा इंजीनियरिंग करके अपना मास्टर कर लिया, उसके बाद कहीं अपने कॉर्पोरेट में जो इसको प्लेसमेंट भी है 1-2 जगह से, तो इसने रिफ्यूज कर दिया नहीं। फिर इसने मुझे बताया कि यूपीएससी की तरफ मेरा जो है रुझान है, अब मैं साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ। तो फिर हम इसके साथ खड़े हुए, ठीक है जैसा तुझे बेहतर समझता है हम तेरे साथ खड़े हैं हर तरीके से। इसकी काबिलियत तो डाउट रहा नहीं मुझे, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग था शुरू से, इसके डिसीजन के साथ ही थे हम। ये जो सोशल मीडिया का असर है, इससे बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। बट उन पेरेंट्स को, माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जिसका बच्चा कोशिश तो कर रहा है, गिर भी रहा है, बच्चे से पहले घबरा जाते पेरेंट्स, उनके लिए 1-2 लाइन बोलें। हर पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चे के पीछे खड़े रहें एक चट्टान की तरह। अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो उसको फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी उसको सपोर्ट करो। अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसको खड़ा करने के लिए कहीं से कर्जा पानी भी लेना हो तो लो। बच्चे को कभी ये महसूस नहीं होने दो कि बेटा तू अकेला है, अब जो तुझे करना है खुद करना है, हम तेरे साथ नहीं है। तो वहाँ बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर बच्चे को सिर्फ उसके पेरेंट्स इतना बोल देना कि हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं, जो तुझे करना है कर, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई, तो बच्चे में अपने आप सो की ना हिम्मत बढ़ जाती है। तो मैं हर पेरेंट्स से यही कहूंगा, अगर उनकी फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक है, चाहे कहीं से कर्जा पानी ले लें, मगर बच्चे को अपने पढ़ाई से ना रोकें। बहुत अच्छी मैसेज आप तक पहुंच रही है दोस्तों, क्योंकि ये सच्ची कहानी अपनी मेहनत से गढ़ी हुई है। तो इसे सुन तो रहे, यहाँ तक सुना है आपने, प्रैक्टिकली भी अपनाएं, और पढ़ाई से किसी को आज तक दुनिया में नुकसान नहीं हुआ है। इन केस आपका यूपीएससी क्रैक नहीं होता कई चीज, तो कई बार होते इससे बेहतर हो जाता है ना। तो ये है टॉपर, और इनके पिताजी हैं, पापा हैं, ये दोनों से तो प्रूफ हो रहा है कि पढ़ाई में कभी भी पीछे न हटे। एक छोटा सा लाइन है जो काफी दिनों से चलता आ रहा है, अगर अपना हड़िया, बर्तन, लोटा, प्लेट बेचना पड़े तब भी बेच दो, बट पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच समीर भाई। ठीक है सनोल। और इस पेड़ का मकसद हमारा ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, 1000 साल उम्र होती है, काफी होती है ना सर, तो ये बहुत बड़े छाया भी देती है, इको फ्रेंडली है ये, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा।